बाघ दिखा करे क्या, उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है। भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबकाकर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। 140 करोड़ देशवासियों में किसी को दुख नहीं हो सकता है। वो आत्मनिरीक्षण करे, वो कौन लोग हैं जिसको इसका भी दुख हो रहा है। हर स्तर पर, हर क्षेत्र में, हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है। एक विश्वास से भरा हुआ देश है, सपने और संकल्प लेकर के चलने वाला देश है। लेकिन यहां कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है। इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है? पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। और जिन्होंने बेरोजगारी दूर करने के वादे किए थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में 2 नौजवान शिकार करने के लिए गए।
और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, तो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। थैंक यू शशि जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं, और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है। और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये, चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत के आर्थिक गौरवगान करे, तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं।
ईडी ने इन लोगों को एक बेंच पर ला दिया है। और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार सुन रहा हूं यहां कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सुनो फिर। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। अब 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबकाकर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई,
कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। मैंने जीवन में, सार्वजनिक जीवन में 4-5 दशक मुझे हो गए और मैं हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान हूं। 4-5 दशक तक उसमें से एक लंबा कालखंड परिव्राजक के रूप में बिताया है। हर स्तर के परिवारों से बैठने उठने का, बात करने का अवसर मिला और इसलिए भारत के हर भूभाग को, समाज की हर भावना से परिचित हूं और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं और बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भारत का सामान्य मानवी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। सकारात्मकता उसके स्वभाव का, उसके संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता। ये उसकी प्रकृति नहीं। भारतीय समुदाय का स्वभाव खुशमिजाज है, स्वप्नशील समाज है, सत्कर्म के रास्ते पर चलने वाला समाज है, सृजन कार्य से जुड़ा हुआ समाज है। मैं आज कहना चाहूंगा, जो लोग सपने लेकर के बैठे हैं कि कभी यहां बैठते थे, फिर कभी मौका मिलेगा, ऐसे लोग जरा 50 बार सोचें, अपने तौर तरीकों पर जरा पुनर्विचार करें। लोकतंत्र में आपको भी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आधार आज डिजिटल लेन देन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग बन गया। आपने उसको भी निराधार करके रख दिया था, अब उसके भी पीछे पड़ गए थे। उसको भी रोकने के लिए कोर्ट कचहरी तक को छोड़ा नहीं था। जीएसटी को न जाने क्या क्या कह दिया गया, पता नहीं, लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को और सामान्य मानवी को जीवन सुगम बनाने में जीएसटी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। वो जमा एचएएल को कितनी गालियां दी गई, किस प्रकार से बड़े बड़े फोरम का मिसयूज किया गया। आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने वाला हब बन चुका है, जहां से तेजस हवाई जहाज सैकड़ों की संख्या में बन रहे हैं। भारतीय सेना के हजारों करोड़ रुपए का ऑर्डर आज एचएएल के पास है। भारत के अंदर आज वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री आगे आ रही है। आज भारत डिफेंस एक्सपोर्ट करने लगा है। माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर नौजवान को गर्व होता है। निराशा में डूबे हुए लोगों से अपेक्षा नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं भली भांति, समय सिद्ध कर रहा है, जो कभी यहां बैठते थे वो वहां जाने के बाद भी फेल हुए हैं। वहां जाने के बाद भी फेल हुए हैं और देश पास होता जा रहा है, डिस्टिंक्शन पे जा रहा है। और इसलिए समय की मांग है कि आज निराशा में डूबे हुए लोग थोड़ा स्वस्थ मन रख के आत्मचिंतन करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं
किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे। मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहरा हूं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी समय अखबारों में खबर आई थी कि क्योंकि लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उसी समय श्रीनगर के अंदर दशकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे। और अलगाववादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। अब ये भी देश ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे साथी आकर ही हमारे माननीय सदस्य नॉर्थ ईस्ट के लिए कह रहे थे। मैं कहूंगा जरा एक बार नॉर्थ ईस्ट हो आइए। आपके जमाने का नॉर्थ ईस्ट और आज के जमाने का नॉर्थ ईस्ट देखिए। आधुनिक चौड़े हाईवे हैं, रेल की सुख सुविधा वाली सफर है, आप आराम से हवाई जहाज से जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर कोने में आज बड़ी, और मैं गर्व के साथ कहता हूं, आजादी का 75 साल मना रहे हैं, तब मैं गर्व से कहता हूं 9 साल में करीब 7500 7,500 7,500 जो हथियार के रास्ते पे चल पड़े थे, ऐसे लोगों ने सरेंडर किया और अलगाववादी प्रवृत्ति छोड़ करके मुख्य धारा में आने का काम किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज त्रिपुरा में लाखों परिवारों को पक्का घर मिला है, उसकी खुशी में मुझे शरीक होने का अवसर मिला। जब मैंने त्रिपुरा में हीरा योजना की बात कही थी, तब मैंने कहा था हाईवे, रेलवे और एयरवे, ये हीरा का आज सफलतापूर्वक त्रिपुरा की धरती पर मजबूती नजर आ रही है। त्रिपुरा तेज गति से आज भारत की विकास यात्रा का भागीदार बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं सच सुनने के लिए भी बहुत सामर्थ्य लगता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, झूठे गंदे आरोपों को सुनने के लिए भी बहुत बड़ा धैर्य लगता है, और मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने धैर्य के साथ गंदी से गंदी बातें सुनने का ताकत दिखाई है। ये अभिनंदन के अधिकारी है। लेकिन जो सच सुनने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो कितनी निराशा की गर्त में डूब चुके होंगे, इसका देश आज सबूत देख रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं में मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन ये देश अजरा अमर है। आओ हम चल पड़े 2047 आजादी के 100 साल मनाएंगे, एक विकसित भारत बना के रहेंगे, एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चले, पूरे सामर्थ्य के साथ चले। और जो लोग बार बार गांधी के नाम पर रोटी खिलाते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, एक बार गांधी को पढ़ ले, एक बार महात्मा गांधी को पढ़े। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप अपने कर्तव्यों को पालन करोगे तो दूसरे के अधिकारों की रक्षा उसमें निहित है। आज कर्तव्य और अधिकार के बीच में भी लड़ाई देख रहे हैं। ऐसी नासमझी शायद देश ने पहली बार देखी होगी। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर एक बार आदरणीय राष्ट्रपति जी को अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं। और देश आज यहां से एक नए उमंग, नए विश्वास, नए संकल्प के साथ चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।